पश्चिम बंगाल की, जहां पर अब से कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव है और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से यह आ रही है कि वहां पर हिंसाएं थम नहीं रही हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से भी हिंसा की खबर है। हिंसा में बीजेपी समर्थक की मौत की खबर कह रहे हैं। दिलीप घोष का कहना है कि बीजेपी समर्थक की मौत हो गई है। बंगाल में चुनाव से पहले लगातार खूनी संग्राम की खबरें आ रही हैं। आपको याद होगा कल आसनसोल में भी भारी हिंसा हुई थी और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, बीजेपी नेताओं पर निशाना बनाते हुए जो हमले हो रहे हैं, लगातार बीजेपी का कहना है आरोप टीएमसी पर। और सारा जोर किसी भी तरीके से अप्रैल या मई में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें 294 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी की निगाहें हैं। और अब इस वक्त जब 4 से 5 महीने का वक्त है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इस हद तक बढ़ रही है कि लगातार हिंसक घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। आसनसोल के बाद ये दूसरी घटना आज की ये सामने आ रही है, जहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का आरोप। बात कह रहे हैं दिलीप घोष। पश्चिम बंगाल की सियासी हिंसा सिलीगुड़ी में भी पहुंची। हालांकि बीजेपी इस तरह के हमलों को देखते हुए टीएमसी पर, ममता सरकार पर निशाना साध चुकी है और कह चुकी है कि इस तरह के हमलों के बाद, इस तरह धमकाने के बाद किसी भी तरह से सत्ता में वापसी नहीं हो सकती। और इस बीच दिलीप घोष हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप जी, पश्चिम बंगाल में सियासत पूरी तरह से हो रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और कहना यह कि आज बीजेपी समर्थक की मौत भी इसी हमले में हुई है। देखिए, लगभग सप्ताह में एक तो मर्डर हो ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सरकार की पॉलिसी ही यहाँ की हिंसा है। विरोधी को रोकने के लिए सारी रास्ता बंद है, तो गैरकानूनी ढंग से और जबरदस्ती हिंसक ढंग से हमको रोकने का प्रयास हो रहा है। आज एक जो लोकतांत्रिक शांति प्रिय अभियान था, एक यहाँ की सरकार की जो हेडक्वार्टर है नॉर्थ बंगाल की, उसकी तरफ तो पूरा शहर को नाकाबंदी कर दिया सुबह से, पेशेंट तक आने नहीं दिए और हमारे कार्यकर्ताओं को दूर दूर रोका गया। वो पैदल आए, उन पर गोली चलाई गई, लाठी और वाटर कैनन, ईंटा भी चला है। कई कार्यकर्ता घायल है और उसमें से एक का मौत भी हुआ है, हॉस्पिटल में है वो। लगातार हो रही हिंसा दिलीप घोष साहब क्या इशारा करती है आगे आने वाले दिन पश्चिम बंगाल में क्या और भी हिंसा भरे हो सकते हैं जब तक विधानसभा चुनाव होते हैं? नहीं, देखिए, कम्युनिस्टों ने हिंसा की राजनीति का आमदनी किया, उन्होंने वो गए, लेकिन इस प्रकार हिंसक राजनीति चलते रहा। उसी लोग अभी टीएमसी में हैं और जब विरोधियों, विशेषकर बीजेपी को रोकने के सारा रास्ता बंद हो गया है, तब केवल इसी हिंसक रास्ता से हमको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार आक्रमण हो रही, पुलिस के सामने सारी घटना होती है, पुलिस भी इसमें शामिल हो जाती है। चुनाव में लोग वोट डालने नहीं दिया जाता है, नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया जाता है। तो ये सरकार जितना अनपॉपुलर हो रही, उतना ज्यादा हिंसक हो रही है। लेकिन दिलीप जी, अब तो आगे वक्त और ज्यादा कम बचेगा चुनावों को देखते हुए। अगर इसी तरीके से लगातार हमले होंगे तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग ये तो बीजेपी के लिए होने वाला है। आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम पहले से ही चुनाव कमीशन को बता चुके हैं कि यहाँ देखिए, बिना सेंट्रल फोर्स हर बूथ में या तो 356 लगाने का नहीं लगाएंगे तो अब यहाँ फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होगा। यहाँ के लोग भी वही चाह रहे हैं कि चुनाव में वोट डालेंगे तब जब सेंट्रल फोर्स रहेगा हर बूथ में, या तो 356 होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूरा देश में 500 सीटों में कहीं एक ईंटा तक नहीं चला, पत्थर नहीं। यहाँ गोली चली, लोगों की मौतें हुई हैं। पंचायत चुनाव में 13 लोगों की मौत हुई थी। तो हिंसक राजनीति यहाँ की परंपरा हो चुकी है, ये सरकार उसी को अपना लिया है। इसके विधायक के साथ साथ ये जाए। अच्छा दिलीप जी, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के समर्थक मंत्री और बड़े नेता जो टीएमसी के थे, वो टीएमसी छोड़ भी रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो हालात पैदा हो रहे हैं, क्या उस परेशानी के चलते तो नहीं है कि टीएमसी का अपना जनाधार भी खिसक रहा है, उसके बड़े नेताओं से छोड़कर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं जिन्हें जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं? बिल्कुल सही है जी, ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, तो उनके जो नेता, उनको तो सुनना पड़ता है ताना। तो वो बेचारे इससे कन्नी काट रहे हैं। इस सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो, और वो ममता बनर्जी एक ही व्यक्ति है जिनके निर्णय लेने का अधिकार है, बाकी किसी का नहीं है। इसलिए आज उनको पहले जाने का जगह नहीं था, आज बीजेपी विकल्प के रूप में आया है जी। तो इसलिए हम भी बंगाल को नया बंगाल बनाने के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं उसमें शामिल होने के काफी लोग आ गए हैं। बाकी लोग हर दिन मैसेज दे रहे हैं कि इस पार्टी में नहीं रह पाएंगे वो लोग।
जी। तो इस प्रकार परिस्थिति ये पार्टी शायद खत्म हो जाएगी। शुभेंदु जी की बात करें तो स्वागत राय तक वहां जाके पहुंचे मनाने के लिए। क्या ये जो बड़े नेता टीएमसी छोड़ रहे हैं, जैसे आपका कहना है कि वोटर पहले कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता था, फिर टीएमसी को सपोर्ट किया, वही वोटर अब हालात बिगड़ता देख बीजेपी के पक्ष में अगर लामबंद हो रहा है, तो क्या ये जो नेता निकल रहे हैं क्या बीजेपी का सहारा लेंगे? नहीं, आप देखिए, हम लोकसभा चुनाव के पहले उनके 3 सिटिंग एमपी हमारे पार्टी ज्वाइन किए थे, रिजाइन करके। उसमें मुकुल बाबू हैं और सौमित्र खान है, अनुपम हजरा हैं, एक राज्यसभा के, 2 लोकसभा के थे। अभी लगभग 12 एमएलए रिजाइन तो नहीं किए हैं, लेकिन बीजेपी का झंडा थाम लिए हैं। वो टीएमसी से जीते हुए लोग हैं, दूसरे पार्टी का भी आ रहे हैं। एक तो बीजेपी का जो चढ़ाव उत्थान है और उसमें जीतने का संभावना बन रही, वो है। दूसरा, टीएमसी की जनाधार इतना जल्दी खिसक रही है तो लोग उसको छोड़ के भाग रहे हैं। और यही आप मेन वजह भी बता रहे हैं कि जनाधार खिसक रहा है, सियासी जमीन खिसकते हुए देख रही हैं ममता बनर्जी, और टीएमसी पर लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है इस तरह के हिंसक हमलों को देखते हुए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिलीप घोष जी। दिलीप घोष जी का कहना है कि सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि बड़ी तादाद में टीएमसी कार्यकर्ता, टीएमसी नेता उनके संपर्क में बने हुए हैं। अभी तो 1-2 ही साथ छोड़ रहे हैं, आगे लिस्ट लंबी हो सकती है। पश्चिम बंगाल में इस बार दीदी को डबल चुनौती मिल रही है। एक और तो ममता सरकार और उसके कामकाज को लेकर बीजेपी हमलावर है, वो कोई भी मौका ममता सरकार को घेरने का नहीं छोड़ती। आसनसोल में बीजेपी के जनसंपर्क अभियान के बाद पार्टी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया। बीजेपी ने ममता के द्वारे द्वारे सरकार कैंपेन की तोड़ आर नो अन्याय यानी अब और अन्याय नहीं से निकाली है। वहीं दूसरी तरफ दीदी की चुनौती घर में मचे घमासान से निपटने की भी है, जिसका जिक्र भी राजीव कर भी रहे थे। पार्टी में बगावती सुर लगातार तेज हो रहे हैं। दीदी के 2 मंत्री सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शुभेंदु अधिकारी का पूर्वी मोदनीपुर जिले में खासा प्रभाव है और उनका साथ छोड़ देना टीएमसी से, ममता बनर्जी से साथ छोड़ देना आने वाले चुनावों में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाला है। अपने करीबियों का साथ से पूछ लेते हैं। रचना, तापस हमारे साथ जुड़ गए, तापस सेन गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। तापस, जो हालात हैं इस वक्त, 2 फ्रंट पर ममता सरकार को चुनौती मिल रही है। एक तो आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह से बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और टीएमसी के जो बड़े नेता हैं वो टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं। क्या यह माना जाए कि जिस तरह से हिंसा आसनसोल के बाद सिलीगुड़ी में फैली, ये हिंसा की वजह यही है, या फिर यह भी उम्मीद करें कि यह हिंसा अभी 2 जिलों तक है और भी आगे जा सकती है? तापस जी, देखिए, ये हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत है और इसकी शुरुआत 8 अक्टूबर को हुआ था जब कोलकाता में नवान्नो घेराव का प्रोटेस्ट हुआ था। उस दिन हमें पता है कि किस तरह से घमासान देखने को मिला था बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच, और आज भी ये एंटिसिपेट किया जा रहा था, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आज भी वैसा ही कुछ नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है, जिसको लेकर सियासी राजनीति अभी शुरू हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि ये पुलिस के गोली चलाने से उनकी मौत हुई है। हालांकि उनके शरीर में जो छोटे पेलेट्स लगे हुए हमें दिखा है विजुअल्स में, कम से कम वो देखकर लगता है कि वो पेलेट्स इंजरी है। लेकिन वो पेलेट्स इंजरी कैसे हुआ, क्या पुलिस के फायरिंग से हुआ था या कोई और वजह, उसको वो अभी पोस्टमार्टम के बाद ही पता। हालांकि दिलीप घोष साफ कह रहे थे कि ना तो पुलिस का डर है ना प्रशासन का डर है। इस तरह के हमले लगातार हो रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसका खमियाजा उठाना पड़ा है। लेकिन आने वाले चुनाव में ये खमियाजा ममता सरकार को यानी कि ममता बनर्जी को भुगतना होगा। बहुत शुक्रिया तापस इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।